विधेयक 2023 श्री राज्य प्रताप रूडी। मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया और समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसे कंप्लीट करने की अनुमति दिया जाए। महोदय, कल जब मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है, तो मुझे लगा कि कल के बाद मुझे आज वक्त मिला, तो मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो यदि अक्टूबर 2014, 2018, 2015, 23, 2018 और 2016 के माननीय प्रधानमंत्री के एम्स में जो उनका कन्वोकेशन पर एड्रेस था, जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एड्रेस था, जो पीजीआई के मेडिकल कॉलेज पर एड्रेस था, सिंधिया स्कूल में जहां अभी गए थे उसका एड्रेस था, और आईआईटी मुंबई के कन्वोकेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे उसका एड्रेस था, और 2016 में कटरा। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे विषयों को अगर पढ़ लिया जाए तो शिक्षा जगत की सोच का क्या प्रणाली होना चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने इन कन्वोकेशंस में कहा है, और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं कल जब अपनी बात समाप्त कर रहा था तो मैंने ये अध्यक्ष जी आपको कहा कि आखिर में बिहार के बारे में मैंने चर्चा संदर्भित करते हुए बताया कि सेशन लेट है और अधिकांश बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और आज 7.5 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं, और अगर बाध्यता ना हो डिग्री का तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पास करके परीक्षा दे करके पास कर जाए, लेकिन बाध्यता के कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंट्रोल का, एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाला होता है और पढ़ाने वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिलेड होता है। मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों का परीक्षा अलग होता है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए शिक्षा से, ताकि उसका डेट निर्धारित हो, वो परीक्षा ले, बच्चा वहां पहुंचे, यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी हो, उसको पढ़ा करके भेजे। एक प्रस्ताव था, और ये एक मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मैं विषय में आगे बढ़ूंगा। लेकिन महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कर्नाटक में, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हम ये जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं इसमें 50% है। मैं तो इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं, और शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां हमारे एक सांसद, मैं कभी गया था तो देख के आया, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस हाउस हैज अ कॉलेज जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा तो एक व्यवसाय है महोदय, और इस सदन में, या इस सदन में तो नहीं, अगले सदन में वैसे भी लोग आए जो शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपया कमा करके, कोई शिक्षा के इतना व्यवसाय, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्योंकि वो माननीय सदस्य हैं, लेकिन इस देश में वैसे भी लोग शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। उसका कारण स्पष्ट है। जी वो पंजाब से हो, दिल्ली के हो, कई लोग उसमें जेल चले गए हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं जो आज राज्यसभा में पहुंचे। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये शिक्षा जगत में। लेकिन महोदय, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं, जिस राज्य से वो यूनिवर्सिटी है, आप उड़ीसा राज्य के नाम ले रहे थे, उड़ीसा में है वो व्यक्ति, और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय। मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो हमारे कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं, निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना। और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य हैं, दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आगे बढ़ के जाता हूं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात होता है यूनिवर्सिटी में। हम लोग यूनिवर्सिटी में, साहब, बिहार की शिक्षा के हालात तो आप जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर या दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वो इशिता हो, गरिमा हो, वो दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट है, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है, और मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिया कि आखिर में किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं एक विषय बताना चाहूंगा महोदय, आज
भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी नीति लाई एनईपी के तहत। उन्होंने एंडोमेंट कहा। अब हम एंडोमेंट को अगर हिंदी में कहें तो चंदा कहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस देश में आज की तारीख में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और दिल्ली आईआईएम, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट्स आया, जब से ये नीति लागू हुई है, वो 160 करोड़ रुपया। मैं दुनिया के वैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जहां के बच्चे पढ़ करके इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, हार्वर्ड, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, लगभग 4000 करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, 42 बिलियन यूएस डॉलर्स पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए देते हैं। येल यूनिवर्सिटी, 41 billion US dollars they give as an endowment to the university where they have passed out. Look at Stanford, 36 billion dollars. हमारी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश के शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। लेकिन भारत में भी एक और चीज हो रहा है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ने इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ये प्रेरणा रहता है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा करके, दुनिया में 10% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट करके अपने, क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा की नीति बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मूलतः इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े, और वही आधार होता है। 1 से 2% लोग अपने साथ अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? देश की परीक्षा में अगर हम देखें, आज अगर मेरिट की बात हो तो कायदे से पहले एक समय में होता था कि परीक्षा की डिग्री लेके जाइए और नौकरी ले लिए मार्क्स पर। उसे खत्म किया गया क्योंकि उसके गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी, और उसी का परिणाम है कि आपने केंद्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू की, राज्य की परीक्षाएं सेवाएं शुरू की। लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70 से 80% वो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छा हो वहां रोजगार अच्छा मिलता है, और उसका परिणाम जीता जागता है कि देश के 50% यूपीएससी के जो 50 से 60% यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय के गुणवत्ता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को अगर हम लोग दूसरे रूप से देखें, क्योंकि भारत में विश्वविद्यालय हम लोग खोलते हैं, भारत में विश्वविद्यालय की तैयारी कराते हैं, भारत में विश्वविद्यालय में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसको हमें निश्चित रूप से उसका निदान निकालना चाहिए महोदय। लेकिन शिक्षा का तो सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम स्वरूप वही होना चाहिए, क्योंकि समय आपने मुझे कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप ये होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े लिखे लोग नहीं भी करते हैं। शिक्षा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है तो उससे बड़ा शिक्षा धरती का कोई नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। धन्यवाद। धन्यवाद रूडी जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री के सुरेश। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to participate this important bill. Sir, while I supporting this bill, I must also raise my concerns about the disappointing situation in which the SC/ST students and research scholars of this country are going through. The House was stunned in silence as an answer given yesterday exposed and revealed the alarming dropout rate of students belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities and OBC categories from the central universities and higher education institutions such as IITs, IIMs the last 5 years alone. The shocking data revealed that about 13,500 students of the SC/ST
and OBC students have dropped out and stopped the studies without completing their course in the last 5 years. The dataset reveals that from central universities, the total dropout rate of SC students in the last 5 years is 2,422 and 2,622 ST students and 4,596 OBC students have discontinued their studies. In IITs, the dropout rate is SC 1,068, ST 408, OBC 2,066, and for IIM's dropout rate in SC 163, ST 188, OBC 91 students. This data is for the last 5 academic years, and we can only imagine the absolute disappointment that the figures would be much higher in coming years as discrimination from students as well as faculty members against students of SC, ST and OBC students have increased in these days, and hatred and intolerance being promoted by the government itself. Sir, it is also important to note that the number of students who committed suicide in IITs the last year is 33, and number of students who committed suicide in higher education institutions between 2014-2021 stood at 122. Honorable Chairman, sir, this is not a small number by any means. So instead of establishing a university and creating another unchecked avenue of discrimination, it is important that mechanism against caste discrimination effectively established. The universities and higher education institutions have become increasingly hostile towards SC/ST students. What is the reason? Could it be a pure form of hatred failure by the polarizing rhetoric of the government that rewards such racists? If yes, then I must say on the holy day of remembrance of Baba Ambedkar, yesterday we are remembering, the government must take steps in the preventing caste-based discrimination in the higher education campuses as a policy priority and ensure strict punishment to the bigot to divide people and push them to the suicide in prestigious campuses. Sir, many faculty members have become senseless and shameless that they start justifying the discriminatory practice as normal. Therefore, I demand every university, higher education institutions and colleges as well as IIT, IMS and other such institutions must have active and dedicated bodies with quasi-judicial powers to deal with the menace of atrocities against the scheduled caste and scheduled students, and this community is must representation from the Dalit academicians and eminent persons to ensure justice. Sir, in Kerala, we have one central university. I propose the central university in Kerala to give a name for a famous social reformer from Dalit community, Mahatma Ayyankali. Apart from this point, I will further highlight the glaring lack of representation university leadership by Dalits in the country. Many of the central universities, academicians, vice chancellors, and other faculties, there is no scheduled caste, scheduled tribe representation properly. So I would like to request Honourable Minister to ensure that this representation for SC and ST. Sir, the previous government, in the higher education sector, there was a committee constituted. Academicians, members of parliament belong to scheduled castes and scheduled tribes. But after that, that committee was abolished. When that committee was there, so we have discussed various issues in the higher educations, IITs, IIMs, and also UGC representatives and other academic representatives also present there. But that chance has gone because this government came to power. That committee was abolished. So I would like to request Honourable Minister
to reinstate that higher level committee in the ministry to discuss the various issues time to time in various higher education institutions. Sir, in reply, sir, I am not going to all the details. Sir, I would further request the government must take steps increasing number of SC/ST vice chancellors in universities, and there must be a system mandatory provisions that would ensure Dalit academic leaders in the University of India. Sir, many of the universities, Central University, there is no vice chancellors from scheduled caste, scheduled tribe community. That I would like to request Honourable Minister to seriously consider. I will also take this opportunity to pay my last respect to Dr. Kunjaman, an eminent Dalit scholar who faced discrimination and suggested institutional discrimination in Kerala. Dr. Kunjaman was a towering figure in the academic circle who was denied opportunities for growth as the wall of discrimination prevented access and denied opportunities. Such a type of the scheduled caste, scheduled tribe economist and also the Dalit, prominent Dalit academicians throughout India denied their opportunity. So I would also request the good self, the government, ensure filling vacancies of assistant professors and associate professors from SC/ST communities in higher education institutions. And central universities, the huge gap in filling vacancies, denying them rightful opportunities. I would also request the government to declare status and position declaration steps taken filling the vacancies and creating vacancies in these institutions, sir. With these words, sir, once again, I would request Honourable Minister take necessary steps to protect the scheduled castes and scheduled tribes students as well as the eminent academician from scheduled caste, scheduled tribe appoint the university. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Sri Rahul Shivalin. धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में भाग लेने का अवसर देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अध्यक्ष जी, यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। यह देश में आदिवासी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। अध्यक्ष जी, विविधता में एकता भारत की जनसंख्या की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाज के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत है। अध्यक्ष जी, जनजातीय आंदोलन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय है। गौंड महारानी वीर दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश इसे भूल नहीं सकता। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और बलिदान देने वाले वीर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कई आदिवासी नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2021 से महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मानने का एक निर्णय लिया। उसका मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बजट के साथ प्रदान किए। मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नामक एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के बाद सबसे
अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों की साक्षरता दर केवल 65% है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, ताकि महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। और इन्हीं शब्द से मेरी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री अजनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के समर्थन में खड़ा हूँ। जनाब, इसका मकसद है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना तेलंगाना में, जिसका नाम जो जानी जाएगी समग्र सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो जनाब, जैसे कि ऑनरेबल मेंबर उदय प्रताप सिंह जी ने अभी कहा कि मकसद है तालीम का कि ये तालीम कंट्रीब्यूट करे, ये मौके पैदा करे रोजगार के। तो अब बाकी जो इस मकासद हैं उसमें ये जो एंड ऑब्जेक्ट है वो है कि वो मौके पैदा हो। तो जनाब, इसके समर्थन में जहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ मैं जनाब एक जिक्र करूँगा। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इजाफा होने की तवक्का है। तो माना जाता है कि अगले साल शायद जैसे सरकार की जो उम्मीदें हैं या जो उन्होंने जो फिगर दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो है कि 3 करोड़ के करीब सयाह आने वाले जो वर्ष में या उसके बाद जो आने उस जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। तो जनाब, मेरा ये कहना है कि इस आमद के साथ साथ ही जहाँ पर जो अकोमोडेशन है, जो होटल जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट्स है, उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्का है। वहाँ साथ साथ ही जो मैन पावर है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री को, हॉस्पिटलिटी को जो मैन पावर की ज़रूरत होती है, ये 3 करोड़ सयाहों को या 4 करोड़ सयाहों के लिए जो व्यवस्था है, जो इंतजामात है, देखरेख है, मैनेजमेंट है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्का है कि उस मैन पावर में वो मनी फोल्ड बढ़ जाएगा। हमारे होटल रूम्स हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि कई 100 गुना इजाफा होगा। और साथ साथ ही जो हमारे जो ट्रेंड है, जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनमें भी इजाफा होगा। तो मकसद ये कहने का मेरा है कि आप सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009, इसके तहत जो मरकजी सरकार है वो ये एहतमाम कर दिए कि मुख्तलिफ जो नेगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कायम करके, ताकि वो भी एड्रेस हो, जो उनकी जो तवक्कात हैं या जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात पूरी हो। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी कायम की जाए अनंतनाग में, कश्मीर में, ताकि जो हमारा मैन पावर के जो तकाजे होंगे, जो मैन पावर के जो रिक्वायरमेंट्स होंगे आने वाले सालों में, ताकि वो पूरी, इस वक्त तक आज तक हमने कोई डेडिकेटेड ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है। और जनाब, अनंतनाग में आप पहलगाम भी है, वेरीनाग भी है, दक्सुम भी है, अरबल भी, और सारे जो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं जहाँ अब शुरू हुआ। जनाब, आप जनाब, ये मालूम है आपको कि अब पिलग्रिमेज टूरिज्म, डेस्टिनेशन टूरिज्म, इवेंट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हर एक टूरिज्म की हर एक जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट जो इसके सेगमेंट्स है टूरिज्म के, दिन ब दिन डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर वाला टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैन पावर की कमी है। और कश्मीर से अलावा कोई और जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है सारे मुल्क में जहां ये यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी हो, जहां इसका एहतमाम किया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि एक तो ये है कि मैन पावर जो हमारा है, इस हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है, इसको जो मैन पावर की जरूरत होगी, एक तो वो पूरा हो जाए। ट्रेन जो है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम उनको वो सहूलियात रहूँ जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं या कई और जगह जाते हैं, फॉरेन से आते हैं। एक तो हम अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जनाब, और फिर डोमेस्टिक जो एक इसमें एक बढ़ावा मिलता है लोकल जो हमारी इकोनॉमी है उसको, तो उसके लिए हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि वो नेगलेक्ट हो या किसी तरीके से उसमें कमी हो। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम के इसका एस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए एक प्रपोजल किया जाए, ताकि ये अनंतनाग में, जनूबी कश्मीर में एस्टेब्लिश हो, और हम ये जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं, आने वाले तकाजे हैं, ताकि हम उनको एड्रेस करें। मुझे लगता है कि उसमें कोई बाकी
सिंगापुर में या दुनिया के बाकी में हॉस्पिटलिटी के हवाले से बाज़ाब्ता तालीम का अहतमाम है। इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। तो ये मेरी इस सुझाव के साथ मैं इस बिल के समर्थन में हूँ और मैं तवक्को करता हूँ जो हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा एंड गेम ये है कि एक तो आप सहूलियात मुयसर कीजिए, ट्रेंड मैन पावर मुयसर कीजिए और साथ साथ ही रोजगार का बंदोबस्त कीजिए। यही एंड ऑब्जेक्ट है तालीम का। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मसूदी जी। नेक्स्ट श्री इम्तियाज जलील जी। Mr. Speaker, sir, any decision, any bill that aims at promoting education in the country is always welcome. This bill, the Central University Amendment Bill 2023, which aims at establishing a university specifically and specially for the tribal population, is definitely a welcome move. And the basic idea behind it is to provide avenues of higher education and research facilities among the tribal population. Mr. Speaker, there are over 800 tribes in this country, and we value their contribution in our growth story. At a time when we are establishing one more university, we need to ask some tough questions, Mr. Minister. There are 1,182 universities in this country, out of which 56 are central universities. Why is it so that none of these universities, we have 1,182 universities, not one of the university features among the top 200 universities of the world, not a single one. And among them, even 56 central universities, we proudly claim that we have 56 central universities. Our only university that features is ranked somewhere around 320. So the big question is, are we not compromising on quality and stressing more on quantity? कि देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे यूनिवर्सिटीज और कितने सारे कॉलेजेस खोल लिए. We need to compete at the international level. Mr. Minister, can you apprise us of the number of scheduled tribe students who are availing higher education? Is it not a fact that just like the Muslim community, the scheduled tribes have the highest number of dropouts in this country? Almost about 25%. Please correct me if I'm wrong. Is it not a fact that those scheduled tribe students who have got all the education, they are not getting jobs because of the contractual system that you have adopted? So there's no question of reservation for SCs and STs because there is a new contractual system. While I admit that there have been a number of commissions and committees that were constituted by the government to address the economic and social plight of the scheduled tribes, education of the tribal population. Why is it that it continues to be dismal, Mr. Speaker? Is it not a fact that 19,000 SC, ST and OBC students had to drop out of the premier institutes like IITs, IIMs and central universities? What was the reason? And among those 19,000, 2,622 were ST students. Is it because of the rampant casteism and discriminatory practices? Which is why also the reason that 32 students from these elite institutes committed suicide. And this data was provided to us by the Union Minister of State for Education, Subhas Sarkar, in April this year. Mr. Speaker, I was listening to a number of speakers from the ruling party yesterday. I would especially like to mention one lady, member of parliament. She proudly said that, see, it is our government, the government of Mr. Narendra Modi, that made Mr. APJ Abdul Kalam a Muslim as the president. No, he deserved that place, which is why he rose to the rank of the president of India. Then she said that we made a scheduled caste, Ramnath Kovind, as the president of India. He deserved that. What have you done for their community? The third is, she very proudly said, we made a scheduled tribe, a tribal woman as the president of India. Mr. Minister, I would like to ask one question. Draupadi Murmu, the president of India, lives next door to this palatial building that has been built by you. My question to you is, why was she not invited for the inauguration of this parliament building? She happens to be the custodian of the parliament building. She lives next door.
and there were heroines that were roaming around in this parliament building when it was inaugurated, and you don't invite a tribal president of India. Mr. Minister, Mr. Speaker, I would just conclude by saying, आपने एक ट्राइबल महिला को एक कुर्सी तो दे दी, उस समाज को सम्मान देना भी सीखिएगा। धन्यवाद। Thank you, Sri Dapir Gaoji. Thank you, Honorable Chairman, sir. I raise to support the Central University Amendment Bill 2023, जिसमें हम समक का सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश करने जा रहा है, और मैं तेलंगाना ट्राइबल्स के ओर से और देश भर के ट्राइबल के ओर से मोदी साहब और धर्मेंद्र प्रधान एंड उसका टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ट्राइबल के लिए अनदर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। साथ में ट्राइब लैंड अलॉटमेंट भी हो गया और पैसा अलॉटमेंट भी हो गया। विद इन 3-4 years द ट्राइबल कम्युनिटी इज गोइंग टू एंजॉय दिस ट्राइबल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। इसमें मैं हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र जी से मैं यही कहना एक चाहूंगा, यूनिवर्सिटी में कौन जाएंगे? क्लास 1 से बीए तक पास करके ही जाएंगे। ट्राइबल सोसाइटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी नीड टू बी स्टडीज वेरी डीपली। क्लास 1 to क्लास 10 ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट 70% है। कारण क्या है? लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफ द फ्रेंड, और ये घने जंगलों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस को मोदी साहब ने एक स्टेप लिया, क्योंकि प्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण एक इकोनॉमिकली एक स्टेबिलिटी मोदी साहब ने लाया है। अभी ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम आगे एजुकेशन में ले जाने के लिए इसका कल्चर्स एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज से स्कूलों में जाना बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये दरखास्त करूंगा, ऐसा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो जिसमें आईटी का फैसिलिटीज हो और फॉरेन लैंग्वेज भी हो एंड हर्बल मेडिसिन स्टडीज का भी हो। क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूंगा, आज तक शायद ट्राइबल से कोई जड़ी बूटी से मेडिसिन बना के टूटा हुआ हड्डी मेडिकल में केवल टीटी इंजेक्शन लेने जाता है और अपना गांव में जड़ी बूटी से टूटी हड्डी को भी ज्वाइन करवाता है। ये मेडिसिन हर्बल हम ट्राइबल के बीच में है। इसका ऊपर स्टडी करने के लिए साथ में स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज फुल प्लेजेड हो। साथ में मसूद्दीन साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर ने कहा, इसी इंस्टीट्यूशन में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटीज का फैसिलिटीज हो और साथ में ऐसा एक यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर हो, इसका इकोसिस्टम हो जहां ट्राइबल शुड नॉट फील आइसोलेटेड आफ्टर हैविंग दैट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। वहां ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का भी फैसिलिटीज हो और आईआईएम एंड आईआईटी का फैसिलिटीज उस ट्राइबल इंस्टीट्यूट में हो। और इसलिए मैं जब तक हम इसका आइसोलेशन जो फीलिंग को जब तक इसका दूरिया को कम नहीं करेंगे, इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में वी नीड टू कॉर्पोरेट द ट्राइबल कल्चर्स एंड द ट्राइबल वैल्यूज। तब जाके हमारा ट्राइबल्स वहां जाके अपना महसूस करेंगे और अच्छा से स्टडी करेंगे। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, आज
कोचिंग बिजनेस को कैसे बंद करें, रुद्दी साहब ने भी इसका उल्लेख किया। नाउ कोचिंग बिजनेस में हमारा ट्राइबल वासी उस कोचिंग फी को देने का पैसा नहीं होता है, तो इसलिए ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है, एंड दे आर बाउंड टू बी ए बॉन्डेड लेबर इन द सोसाइटी इन इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसलिए ट्राइबल को हम अच्छा दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब का सपना को साकार करने के लिए, समाज को हम आगे ले जाने के लिए ये कोचिंग सेंटर इस तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस एग्जाम का भी कोचिंग का फैसिलिटी हो, सो दैट हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स वहां IAS IPS कोचिंग के लिए फ्री शिक्षा मिले। ये हमको इस यूनिवर्सिटी में टारगेट होना चाहिए। और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, एक ट्राइबल स्टूडेंट को हम स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपीज से आगे कभी बढ़ाई नहीं। आज एक महीना में एक ट्राइबल स्टूडेंट को स्टाइपेंड 225 रुपीज देते हैं। ये कितना तक हमको सहायता दे सकता है? ना एक अच्छा किताब खरीद पाएंगे, ना एक अच्छा खाने पीने का मिल पाएंगे। 225 रुपया से हम ट्राइबल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस 225 रुपीज से आगे बढ़ने का एक प्लान बनाइए। ये मैं दरखास्त करता हूं, ताकि हम ट्राइबल जो गांव, जंगल और पहाड़ों में रहने वाला आगे आ जाए। साथ में मैं इस मौका को लेते हुए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को एक पॉलिसी हमको देखना होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस। जब तक हम इस देश को इकट्ठा करने के लिए अगर 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं होगा, देश का इंटीग्रिटी और देश का ताकत में कमी आएगा। क्योंकि आप सिलेबस एक ही हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिल के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो, then there will not be a discrimination among the society and amongst the student. Lack of 1 nation 1 syllabus, इसके लिए आज हमारा हर स्टेट में अपना बोर्ड है और हर जगह अपना अपना बोर्ड है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम ST, SC, OBC एंड ट्राइबल इसी में भी हम पीछे रह जाता है। और साथ में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन से मैं यही दरखास्त करूंगा और हमारा सरकार से भी मैं ये दरखास्त करूंगा, IIM, IIT, ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी देश में आना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्राइबल एंड SC, OBC इस कंपटीशन में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो मोदी जी से मेरा ये दरखास्त है, IIM एंड IIT ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी इस देश में हर कोने में होना चाहिए। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इवन असम में भी 13% ट्राइबल है। सारा ट्राइबल एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्राइबल जोन है। इसलिए मैं ऑनरेबल मोदी साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में एक एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि अरुणाचल इज नो मोर ए बैकलॉग स्टेट, अभी एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है। मोदी साहब ने 2 लेन अप टू चाइना बॉर्डर तक बनाया है। तो इसलिए पूर्व उत्तर राज्यों के लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करते हुए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्व उत्तर राज्यों के लिए फॉर एंटायर रीजन एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक खुला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next speaker, Sri Saugadrai ji.
I rise to support the Central University Bill, which envisages setting up a tribal university in Telangana, possibly in Warangal, which is a district town of Telangana. The minister must be lamenting that why this bill was not passed earlier. If it was done before Telangana elections, maybe his party would have got a few more seats. But that is neither here nor there. Mr. Dharmendra Pradhan, as the HRD minister, is in control of the best institutes of India. IITs, IIM, IISER, ISER, Indian Institute of Science, Education and Research, are all under him. So he has the opportunity of improving higher education in India. Though it's a matter of some wonder that in spite of all the money allotted, why none of the Indian institutes are among the top 200 institutions in the world. What can we do to improve the academic standards, make them comparable to the universities in England, America, France, and even Singapore, leave alone China? That is the main question. But anyway, he has proposed this university for tribals. He is eminently suitable because he was a student of anthropology. And study of tribals is done in the anthropology subject. So social anthropology, political anthropology, this should be studied. And one idea Mr. Mahtab gave me, that in Northeastern Hill University, local languages like Khasi and Gado are taught. That is, Mrs. Sangma, Agatha Sangma mentioned that. So in this tribal university, I hope that the tribal languages, we have tribal languages like Sautali Mundali, this should be taught. And my idea is, since you are spending so much money, let the university be set at one place. But it can have campus in several tribal-dominated areas. Like in Bengal, we have 2 tribal-dominated areas in Jhargram and North Bengal, the Duars. If he sets up some campuses outside, this will also give a boost to tribal education. But may I mention, sir, that in spite of the striving for excellence among central universities, situation is bad. Suicides are taking place among students in these higher education institutes. Students are dropping out of their courses. Sir, he has a university called University of Hyderabad in the state of Telangana. We all remember of Rohit Vemula suicide. It rattled the whole country that a scheduled caste boy felt so frustrated in a central university that he had to commit suicide. It created a lot of dispute in the whole country. Now, Mr. Minister is from Odisha. In Odisha, one tribal university was set up in Koraput. Central University was set up in Koraput, which is a totally tribal-dominated district. But it has no faculty. No faculty at all. I knew a lady who used to be Vice-Chancellor. She never went to Koraput. She used to commute from Kolkata to Bhubaneswar and back. I will request the Minister to give attention to this tribal-dominated area university in his own
home state. Whatever reason, it happened, let him have a good vice chancellor. There is nothing to prevent it, he's got all the power. The other thing is, there are 36 central universities. But I often hear a complaint that the scholarships given to the students are not sufficient. They are not being able to, some students approach me from Puducherry. There is a central university there. They said that they were asking their parents to send money to them so that they can continue their research. If you want to improve the quality of research, then you have to increase the scholarship. So lastly, I would say that it's a good idea, as I said, but the minister has the chance. Now, he is also a very important man in his own party. He has got clout, what is said. Let him put his clout to good use for the improvement of the central institutions. The central universities, some of them are very good, like Delhi, like JNU. They are very good, high standard. Even Hyderabad is very good. Some universities are not up to the mark. Lastly, I will ask him, there is a single central university in West Bengal, which had the first university in Kolkata in 1857, in Kolkata. But Vishwabharati is in shambles. The last vice chancellor who claimed to be close to the BJP has destroyed it. Now, he even set up a plaque depicting Vishwabharati being given a heritage status by UNESCO. Only the vice chancellor and the prime minister's name was on that. Rabindranath Tagore's name was not that. This was that has been removed by local people now. But why did Mr. Dharmendra Pradhan not remove it? And why they allowed the vice chancellor to run riot? Whether an inquiry will be held against the previous vice chancellor over his acts of omission and commission. As I said, sir, that I support this bill. Tribal people deserve even more. We have not been able to give them enough, at least educationally. If we can improve their condition, if we can keep the tribal students in the campuses, prevent their suicides, give them more scholarships, then it would be a good thing. In this regard, I remember the contribution made by, what is his name, Mr. Das? Bidhu Prasad Das, who did a study of the tribes in Northeast. And he suggested setting up of universities for tribals. You can go into the archives and look into his recommendation. Due to his recommendation, the Nehu Northeastern Hill University was formed. Just as Rabindranath Tagore's Institute was converted into a central university, the Vishwabharati, with Jawaharlal Nehru's intervention. With these words, I again support the bill, which is a forward step towards uplifting the cause of tribals in this country. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Abdul Samad Samadani ji. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity to take part in this very important discussion. University with a comprehensive outlook. And sir, as this very concept of knowledge is universal, we have to approach the concept of university also with a universal mind and a universal attitude. Sir, nowadays this increasing tendency of reducing and limiting knowledge
to the corridors of subjects that is growing as an unhealthy tendency. Even the Yashpal Committee report, I would like to draw the attention of the Honorable Minister and this august House to the recommendation and the suggestions made by the Yashpal Committee in this regard. Sir, the university limiting to a singular subject, for example, to medicine, to engineering, to the teachers' education, to sports, that will not be fruitful for realizing the very aims and objectives of a university. It may be bringing administrative convenience, but, sir, it will not help the academic accommodation of different subjects, thereby opening the horizons of knowledge into various vistas of wisdom. Sir, science, humanities, philosophy, aesthetics all have to be made available under the same umbrella. Various subjects, various disciplines in a singular center. Sir, research experience in science may be leading to an area belonging to the realm of philosophy. Likewise, a philosophical quest may be ending in an arena of metaphysics or cosmology. Sir, variety of subjects will only help to the richness of a university. The world-famous linguist scientist Noam Chomsky was working in Massachusetts Institute of Technology. Harvard University was founded by a priest named John Howard, and it was founded for theological studies. I mean, sir, flourishing in its own subject, its own main subjects. These universities were spreading its wings to the horizons of the plurality and variety of various disciplines. Nowadays, sir, we have to look into our surroundings when we think of a new university. Humankind is going through unprecedented changes and revolutions. All our stories are crumbling. Sir, we should have a clear-cut outlook, clear-cut decision resolution, what we should provide in a university, what kind of skills we should inculcate in the coming generations, not to merely get a job, but to conquer life, to stand face to life. Sir, I am reminded of a couplet of our famous poet, Akbar Allahabadi. हम क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, हम क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए. Sir, this is what is happening nowadays. Just for a job, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए. पेंशन भी आजकल खत्म हो गया है. So, sir, what I mean, the university should have a higher aims of understanding life, situations all around. Sir, studying textbooks only will not be enough for our students. The student will have to make his own self go beyond the text to the context of life. Sir, our surroundings are flooded by not only informations, but misinformations, prejudices, and a lot of irrelevancies. So a healthy campus has to address this kind of problems. A healthy campus can be, sir, made only by debates, dissent, and by difference of opinion and a culture of pluralism. Knowledge and culture both are composite. Knowledge is composite, and sir, our culture is also, every culture is essentially and basically composite. Sir, various American universities of artificial intelligence and robotics are nowadays including ethics and philosophy in their curriculum and in their research projects. Sir, so we have to prepare the learner to foster ethical, rational, compassionate, caring, and healthy individuals. Sir, what is happening nowadays all over the world? Exploitation, injustice, social inequalities, and even aggression, killings of innocent children, mothers,
in various parts of the world, wherever it is happening, whoever responsible for this catastrophe, sir, their problem is not lack of education. Their problem is not that they don't have any degree or any academic qualifications. Their problem is their lack of humanity. So, Yes. sir, we have to rise, sir, Samdani 2 ji, minutes. please. Yes, sir, 2 minutes. Sir, so therefore we will have to rise above caste, class, creed, gender, religion, language for realizing a real campus, a real university. So, sir, during the formation of a university, we will have to think of above the commercial and economic level, in the human level. Absence of humanity in the society should lead to a kind of idealism, multiculturalism, and pluralism. I have to request the Honorable Minister to take into mind the need of using emotional intelligence and utilizing the ethos and norms of emotional education and a kind of holistic education, taking into consideration all aspects of the learner, including mind, heart, and soul. I rise to support this bill. Thank you, sir. Thank you so much. No concluding couplets, nothing. Thank you, Samdani ji. Next, Jamyak Nagmel ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का जो अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस बिल को जो संसद में लाए, इसका स्वागत करने के लिए और इसको समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके एस्टेब्लिश जो करने जा रहा है, जिसका नाम समाकर सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएंगे। देश के 8.6% पॉपुलेशन जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, हम सब की ओर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस 9 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया। मैं एक को दोहरा के पूरा स्पीच लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करके जनजाति समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, जिस तरह अभी मेरे से पहले तपिर गांव साहब बता रहे थे, हम सब यही चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर है, ट्रेडिशन, पहचान, उनके बारे में तो स्टडी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, दुनिया लेवल के एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी को मिले और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी उसमें आके ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें, ये हम सब चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम मां समाकर सराका देवी जी के नाम से रखे हैं और हम सब इसका धन्यवाद देते हैं। इससे पहले जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, जिसके जरिए भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्युनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्युनिटी के चाहे फ्रीडम फाइटर हो या इस देश को बनाने में हो, ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को संवारा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 9 साल में ट्राइबल कम्युनिटी के उन्नति के लिए, विकास के लिए 2014 से 2023 तक 4,495 से लेके 12,462 करोड़ रुपए के बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च करके, चाहे वो लोअर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, बहुत कुछ किया। मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख जो कि पूरा पॉपुलेशन 96% जो है ट्राइबल कम्युनिटी आते हैं, उसमें मेजर 8 ट्राइब्स जो हमारा आते हैं,
केवल आर्गोन कम्युनिटी को छोड़ के, तो पूरे लद्दाख के कम्युनिटी भी चाहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी भी चाहते हैं कि उनको अच्छा शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में अलग से बिल लाके हमें दिया, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दिया, उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इतने काम जो है अभी लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए हो रहा है। साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, लद्दाख के किसी भी इस एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ विशेष रूप से लद्दाख के अलग अलग ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करे, रिसर्च करे, उस पे उनके उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चेंजेस में क्या होना चाहिए, उसमें ट्राइबल का क्या योगदान होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, लद्दाख में जिस तरह मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज काफी है, उसमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में है, जैसे कि हमारा आर्यन कम्युनिटी हो, शिन्ना कम्युनिटी हो या बल्ती कम्युनिटी हो, ये खत्म होने के तादाद पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है आर्यन, पूरे देश दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अलेक्जेंडर का डिसेंडेंट है, उनका अलग अलग इतिहास है। और ये इसको बचाए रखने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनके भाषा को, उनके पहचान को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर लद्दाख में होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो खत्म होने के तादाद पे है, जो वल्नरेबल है, इनको यूनेस्को में जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के नाम से घोषित करे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। और पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, ज्यादातर बोटी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, बोटी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के जो भाषा है, दादी आर्या हो, शिन्ना हो, बल्ती हो या पुरकी हो, ऐसे जबानों को भी प्रमोट करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं ये आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा। शिक्षा के बात हो रहा है तो मैं बात जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एकलव्य, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल देश में बहुत बड़ा के, उनमें स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन नया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने में जो क्राइटेरिया रखा है, उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन होना होगा। सर, ये हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, उनके वहां एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 5-6 हजार पूरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है। अब एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जंस्कर क्षेत्र में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। मेरे नुब्रा में टोटल 13-14 हजार पॉपुलेशन है, वहां पे 3 ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे दरास में, यहाँ पे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए पॉपुलेशन का संख्या का जो योग्यता रखा है वो कभी फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वंचित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके पॉपुलेशन का संख्या कम करे। सर, लास्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट है सर, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा सर। ट्राइबल कम्युनिटी के जब हम बात करते हैं, लद्दाख में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, चंगतांग, नुब्रा और काराकोरम, जिसमें अभी वो बनने के प्रोसीजर में है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज पे भी नहीं हुआ है, फाइनल नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये मुझे लगता है आईएफएस और आईएएस के ही झगड़ा है, जिसके वजह से हमारे लोग सफर कर रहा है। सर, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं सर, बट डिमांड तो रखने दीजिए ना सर, इसका डिमांड रख लेता हूं, कोई पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, पूरा डिमांड रखूंगा। सर, हिमिस नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो है 3,350 है, जिसको ग्राउंड पे 5,000 को रखा है। 4,000 हमारे चंगतांग, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर चंगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ग्राउंड पे 18,000 को कैप्चर करके रखा है।
काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 15000 स्क्वायर किलोमीटर ग्राउंड पे कैप्चर करके रखा है। केवल वहां के रेजिडेंट को नहीं, डोमिसाइल को नहीं, इंडिजीनियस को नहीं, बल्कि देश के स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें दिक्कत हो रहा है सर। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, इसको रेशनलाइज करें और जहां जहां ह्यूमन हैबिटेशन है वो सारा एक्सक्लूड करके एजुकेशन, शिक्षा में हमें आगे बढ़ने का मौका दे, इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। श्री एस.टी. हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस इम्पोर्टेंट बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं और समाजवादी पार्टी हर उस बिल का सपोर्ट करती है जिसमें तालीम और एजुकेशन को बढ़ावा मिले। मैं इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, हमें मालूम है कि रक्षा के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक देश के लिए, लेकिन हम पिछले सालों में ये देख रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो शिक्षा के लिए कितना है और बाकी चीजों के लिए कितना है। मैं आपको अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 15% कम कर दिया गया पिछले सालों में, जबकि और यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ा दिया गया। हमें इस पे एतराज नहीं है, और बढ़ाएं। 15% बजट कम करना, जिसकी वजह से रिसर्च प्रोसेस में और एजुकेशन में, एकेडमिक्स में वहां प्रॉब्लम आने लगी। जहां 2014-15 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 1520 करोड़ रुपए था, वो 2021-22 में 1214 करोड़ रह गया, 306 करोड़ कम कर दिया गया। सर, जबकि जेएनयू का बजट 70 करोड़ बढ़ाया गया, बीएचयू का डबल कर दिया गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250% बढ़ा दिया गया। हमें एतराज नहीं है उस पर, लेकिन हमें इस पे एतराज है कि इन यूनिवर्सिटीज को, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं इस कंट्री की, उनका बजट क्यों कम किया गया। सर, आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, खुशी की बात है। आप लगभग 900 करोड़ रुपया 7 साल तक देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। यहाँ समस्कर सड़क का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारा तो ये कहना है कि हर 2-3 मंडल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हमें अफसोस इस बात का है कि हम अपने जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, जबकि विकसित देश यूनाइटेड स्टेट्स 5% खर्च करता है, जर्मनी 4.5% खर्च कर रहा है और साउथ अफ्रीका 7% खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, शिक्षा बढ़ती चली जा रही है। सर, हमें मालूम है कि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है। हम अपने मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर मॉरल वैल्यूज के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आज मॉरल वैल्यूज इंसान की बहुत गिरती चली जा रही है, जहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कम होते चले जा रहे हैं। हमारी कल्चर में अपने माँ बाप का अदब और सेवा हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन हम देख रहे हैं हालात क्या हैं। कम्युनल हार्मोनी देश की कहाँ जा रही है, जिसकी आज देश को सख्त जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज में इसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए। और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो भी डिटोरिएट कर गई है, गुरु का दर्जा माँ बाप के बाद होता था, आज लोग गुरु को ही सामने पिटाई करते हैं, मर्डर कर रहे हैं। आज हम किस जगह पे पहुंच गए। तो सर, इंस्टीट्यूशन हम बनाएं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में कम से कम हम वो इंसान बनाएं, वो हिंदुस्तानी बनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान हमें दिया है, प्यार मोहब्बत का हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान, एक दूसरे के काम आने के जज्बे का हिंदुस्तान हम ये चाहते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन से भी यही मैसेज जनता में और हमारे बच्चों में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सबसे पहले इस विधेयक का, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने इसको समाप्त किया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जीवन उच्च बनता है, व्यक्तिगत जीवन भी शिक्षा से उच्च बनता है, समाज का जीवन भी उच्च बनता है
और अगर हम राष्ट्र को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ये जरूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, कोई वर्ग ऐसा न बचे जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सके। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की जो महत्ता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग एक श्लोक याद करते थे, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्राता भाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये धन ऐसा है जिसको चोर ले जा नहीं सकते, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं उतनी विद्या बढ़ती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है, उसका नाम जो है हम विद्या कहते हैं, उसका नाम हम शिक्षा कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें थोड़ा करना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने इस शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा क्या हो, और मैं इसलिए इस बताना चाहता हूं, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य शास्त्र शिक्षा है या विमुक्ति है। शिक्षा वो है जो हमको बीमारी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, उनसे मुक्ति दिला सके, और उसके साथ मुक्ति दिलाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सके। मांद्रभाव जन या दैव्यम जन्म, अच्छा इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सके, वो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसलिए हमारे जो कई बार हम लोग कहते हैं, अगर हमको कोई लंबाई नापनी हो, हमको जो है हम जो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज का वजन नापना हो हमको किलोग्राम में नापना पड़ता है या जाओ हमको टनों में नापना पड़ता है। अगर आदमी का, किसी समाज की उन्नति का, प्रगति का पैमाना अगर नापना हो, किसी राष्ट्र की प्रगति का अगर कोई पैमाना है, तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा वो कैसा समाज होना चाहिए, उसका पैमाना क्या है। और उन्होंने कहा कि आदमी के आनंद का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। उन्होंने कहा था, हमारे 33 उपनिषद में शिक्षा बल्ली में बात आती है, युवा शात साधु युवा अध्यापक है, आशिष्ट है, दर्दिष्टो बलिष्ठ है, तस्य यम पृथ्वी वित्तस्य पूर्णाशात स एको मानुष्य आनंद है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो अच्छा चरित्रवान बना सके, जो अच्छे शिक्षित सुसंस्कृत बना सके, शरीर से, मन से, आत्म से बलिष्ठ बना सके। तो जब कहते हैं वो मनुष्य का सबसे पहले किसी भी देश को नापने का, वो देश कितना प्रगतिशील उसका होता है। हम लोग कई बार जो है अपने देश के बारे में बोलते हैं कि नालंदा और तक्षशिला की हम बार बार बात करते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जो है हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों को बताना चाहता हूं। वैसे तक्षशिला के बारे में भी ये बताना चाहता हूं, ये वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां जो पाकिस्तान के अंदर गांधार के अंदर है, ये महाभारत कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें ऋषि धूमकेतु, उपमन्यु, अरुणी और वेद ने शिक्षा ग्रहण की। जिस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य, पाणिनि, चरक, जीवक और जिसमें लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 उसमें आचार्य होते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की तक्षशिला और नालंदा थी, इसी प्रकार का राज तरंगणी में कल्याण में जो कश्मीर का जिसने इतिहास लिखा है, उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था जिसमें 15,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था। सौराष्ट्र गुजरात का बल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा का औदंतपुरी, जगदल्ला, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी, पुष्पगिरी, कलिंग का बहुत बड़ा जो है वो विश्वविद्यालय था। इसी तरह बंगाल का नवदीप, सोमपुरा, विक्रमपुर, नवदीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रसिद्ध रहा, वहां से हलायुध, धोई, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदेव जैसे विद्वान वहां पर पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एन्नीवीरम, बेलग्राम, सारोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेयूरूर, नगड़, भुजबलेश्वर, बीजापुर, मन्नगोली, अग्रहार, नागार्जुन कोंडा, मणिसेत, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे। और कई बार हमारे लोग ये कहते हैं कि एक लोगों में एक इंप्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा दी। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सम्मान्य सदन को, थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और उन्होंने 1822 के अंदर 1822 में एक वहां पर सर्वे किया था
उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में उसमें पाठशालाएं थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, 30% शिक्षक जो दलित वर्ग से आते थे, 60% विद्यार्थी जिसको हम शूद्र या पिछड़े वगैरह उनके आते थे। इसी तरह का सर्वे बॉम्बे में किया गया। जीएल पेंडरगास्ट और जीडब्ल्यू रिडलर ने 1838-1882 में, विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार हम बोलते हैं कि देश में जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई वो हमारी ज्योतिबाई फुले की, जो सावित्रीबाई फुले ने की, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने किताब लिखी है द हिंदूज के, उसका जो 4th वॉल्यूम है, हिस्ट्री लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, जो 1811 में लंदन में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल के जो जसोमत राय की पत्नी हति विद्यालंकार ने बनारस के अंदर, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स एंड आई विल फिनिश इट, 2 मिनट से समाप्त कीजिए। 1805 में उन्होंने इसको जो है जो शुरू किया। मैं जहाँ शिक्षा की मैं बात कर रहा था, आर्य समाज ने 98 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए जो है विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से जब मैं, हमारे पास इतने उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर की विद्या की कितनी कीमत थी। मैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे जरूर एक निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने, हमको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा लगता है। ये अंग्रेजों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को हम पूरे देश की जनता को 5 प्रण दिलवाए थे। उस एक 5 प्रणों में एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमको खत्म करना है। जब हम कहते हैं ये आदिवासी है, इसका मतलब दूर है कि दूसरे के सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये यहाँ के मूल निवासी हैं, गैर आदिवासी का मतलब यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो डिवीजन, ये जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया है, मुझे लगता है इस पर जो है दोबारा विचार करने की जरूरत है। और ये जो बात शुरू हुई थी, जस्ट 1 मिनट, सिंधु घाटी में जिसको हम बोलते हैं, ये व्हीलन ने जो बात शुरू की थी कि बाहर से लोग आए, आर्य ने आकर के इस देश को, सिंधु घाटी के ऊपर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं जरूर 2 नाम लेना चाहता हूं। डॉक्टर रामजी सिंह, जिसको जो कहते हैं डीएनए के देश में डीएनए के जिसको फादर माना जाता है, उनका जो 2011 में नेचर में जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइंस की मैगजीन है, उसके अंदर इंडियन का डीएनए प्रोफाइल में पब्लिश हुआ। डॉक्टर वसंत सिंधे का 2019 में हुआ। हम सब लोगों का डीएनए एक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सब लोग हैं। एक जरूर बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, मैंने ये निवेदन हमारे बागपत में किया था। हमारा 100 साल से ज्यादा पुराना एक कॉलेज है, उसमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते थे। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसको जो है उसका उच्चीकरण किया जाए और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री डीन कुरियाकोस। Thank you, sir, for getting this opportunity, sir. Sir, I am supporting the Central University Amendment Act because the tribal population of that particular state, Telangana, is very much benefited. Sir, the Central University Act 2009 was a seminal legislation of the UPA government that established 15 universities in a single go. Sir, the objective of the parent act is to create autonomous centers of learning that will become centers of excellence in the due course. Sir, in that sense, in Kerala, we also got one central university that is at Kasaragod. We also benefited that, sir. The statements of objects and reasons of the bill clearly state that the purpose of this bill is to increase access and quality of higher education and facilitate and promote higher education and research facilities for the people of the state. It will also promote the advanced knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs and advancement in technology to the tribal population of India. Sir, the tribal population of India is the most marginalized and backward community in India. Hence, studying their life, art, culture and customs are integral to ensuring inclusive development in our nation. Sir, this is true for the tribals for Kerala as well. Sir, for an inclusive development policy, the development of tribal community is the major agenda has to adopt. So only through education we can make sure that about the development of tribal community. Most of the tribal community people are traditionally living in remote areas, mostly in inside forest. Sir, there is, in my constituency also, there is a panchayat called Idamalakudi, which is situating 30 kilometers away from Munnar, that is inside Irivikulam National Park.
road connectivity is very less. Now only that kind of development is coming. Sir, the schooling facilities, the school facilities are very less. That's why I personally took initiative and I channelized CSR fund through Cochin Shipyard. Now a new school building is going to construct and it will be full-fledged facility for schooling. Sir, we noticed after schooling, the tribal people are not willing to join college education also, sir. In my constituency, in my district, comparatively more tribal population in Kerala, and we have only one Egalavia model residential school. We want more, not only in Idukki, but also the near district Ernakulam, that is at Kuttambura also, another school is needed. Sir, after school level, most of the tribal people not interested to join colleges. They can't continue their studies in another colleges and universities due to their own valid reasons. Sometimes SC or ST people discriminated in premier universities of our country. The unfortunate suicide of Rohit Memula should not be forgotten, sir. It is a matter of shame that a lot of tribal students are made to drop out from our top universities due to discrimination and hostility. The government should carefully manage in stopping dropout of students. The tribal culture has literally saved millions of lives in our country. The story of Padma Shri Lakshmi Kuti Amma, the noted traditional healer, is a case in point. Singers like Nachi Amma and numerous other tribal artists have contributed to the richness of our culture, sir. We should not forget that. Opening up the avenues of higher education to tribal population have a potential to change their lives for the better. The case of young tribal IAS officer from Kerala, Ms. Sridhanya, has inspired thousands of tribal students to take up higher education and prepare for joining the highest level of government services. So the overall development of tribal people of whole country, opening up a tribal university in every state should be a priority for this government, sir. I appeal that a tribal university at Kerala, especially in my constituency, is also, I appeal through you, sir, may be allocated. That will be a great achievement of tribal community of Kerala state, sir. And according to the other resource research and other reports, we can also see that, sir, the development of tribal community through more studies and more kind of involvement of government initiatives, that will be welcomed. By that reasons, I am welcoming this Amendment Act. Thank you, sir. Thank you very much. Next, Sri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अनुमति दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाओं पूरी होगी। वहाँ जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं, जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधा का साथ साथ उन्नत जानकारी का बढ़ावा देने का कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ साथ पूरे देश के जनजातीय समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, इसके साथ मैं अपने बिहार राज्य में वर्तमान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 2009 और 2016 में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। यह स्वागत योग्य हुआ, किंतु वहां राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिकमय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है। वहां पर अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अतः सरकार को ध्यान की आवश्यकता है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान की नगरी, जहां मेरा संसदीय क्षेत्र है, सभापति महोदय, 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से स्थापित हुआ। यह एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय है जहां बौद्धिक
दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन की खोज की पढ़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है। सभापति महोदय, यहाँ का जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ा है और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ाई वहाँ हो रही है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी उपराष्ट्रपति महोदय गए थे, हम भी गए थे, वहाँ पर स्थानीय लोग, वहाँ के जो लेक्चरर वगैरह, सब लोगों ने इस बात को रखा कि जितना हमारे पास संसाधन है हम उतनी चीज़ की पढ़ाई नहीं कर रहे, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आप जरूर नालंदा विश्वविद्यालय पर ध्यान दें। दूसरा मेरा एक डिमांड था सर, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब गए थे पटना, उस समय भी मांग रखी थी और पूरे बिहार वासियों को वह डिमांड है। जब बिहार, उड़ीसा, झारखंड साथ में था उस समय भी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था और बहुत ही पुराना है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री अरविंद सावंत जी, नॉट स्पीकिंग। First, I heartily welcome this bill. This is one of the best opportunities given to the tribal community. But then, while welcoming this bill, I would like to iterate some poetic statements made by Mahatma Phule, which is in Marathi. विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली. विद्येविना मती गेली, मतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले. एवढे सारे नुकसान एका अविद्येमुळे झाले. This is Marathi. That means because the education was not there, you lost everything. You lost the thinking, you lost the everything in the life. So education is the most important thing. Our young leader Aditya Thackeray once gave an example of the British Prime Minister. He said, UK's Prime Minister, while addressing in the Parliament, UK Parliament, he was asked, what are your priorities? He said, education, education and education. So that is what the priority of the country. But now culture and priority are being mixed right now. We are having serious problems about this. But the Central University Amendment Bill proposed to establishment of the Sarakka Central Tribal University in the Mulugu district of Telangana. I really appreciate this for the tribal people. But while doing so, this is rather delayed, You must be knowing it. In 2014, when the Andhra was reorganized, and it was a commitment that we will do this. But anyhow, better late than never. You are doing it right now. This is a welcome act. But at the same time, the university is named under the name of goddess, Sarakka. What it means? Courage and sacrifice. Now, both the things are required while doing education, imparting the education. Now, courage and sacrifice. Who is doing it? These things are to be, these moral things are. We have to set an example. The charity begins at home. The political arena right now is showing we are not ready to sacrifice anything. And we don't want to show the courage to fight against the odds. And that is what, again, in education. But then the university is being formed, the tribal university. What Dharmendra Pradhanji, I would like to request you is that while doing so for higher education, what is the source of higher education? I think Mr. Gopa has said, Goa, I think is his surname, I don't remember. He said rightly, I am saying it for the last 10 years. What is happening in every state, there is a discrimination and disparity, which you have mentioned, the disparity by virtue of the schools where they are situated. You have a single teacher school where you do not have teachers both there. In discrimination by virtue of curriculum, syllabus. So the person who is going to go into the university, the child who is going to go to the university, he is discriminated by virtue of syllabus. Now that is what, when Javadekar was there, I was insisting it for a long time. I said at least let it be in any language. But the syllabus
for at least 2-3 subjects, science, maths, English, because these are the subjects required for the joint entrance examination. And the children who come from the SSC board, you have a SSC board, you have a ICSE board, you have a CABC board, you have an international board. I'm talking about the prime education. If that is not healthy, how can you expect a child to go to the university and show that he has a talent? But this university is going to give other things also. Cultural activities also you're going to do. The art and culture, the tribal art, everything you are going to do over there. You have provided a substantial fund also for that. But then Mahatma Phule, which I quoted these poetic words which are there, who did it? Karmavir Bhaurao Patil in Maharashtra, Prabodhankar Thakre in Maharashtra, Shahu Maharaj in Maharashtra. They inspired the people to come for the education. We tried it. In Maharashtra, we tried it. To give a basic education, ask them to come to the class, we will pay to them, so that if they attend the school, they will be prepared for that. Narendra ji, okay, he has been called. Okay, no issue. You have been called for something. Please. And therefore, I feel, while doing so, you may please you have address. to, sir, I'll click here. You please You address have to have, I the got it, minister. sir. Because he was a good friend of mine. But over you the can when only I was address in cabinet. You can only Then, address him. You can only hostels address are to him be through the chair. You have to see the potential, particularly in sports. Tribal people are very sharp in sports, running, aiming, all those things are very sharp over there. So this university should be multiple. It's not only academic one. You have said vocational and skill development also will be given to them. But then this university has to be there where all these things are included in it. Some hostel also should be given to them. The facilities should be. Why the children drop out as there? Why the children from the scheduled caste or from tribal, when they go to IITs, they drop out? Because there is a disparity and discrimination in the basic education. Yes, sir. Eventually. They get fear about it, whether I'll be able to do it or not. But then even after that, some step, a bold step has been taken by the government, and I feel you have launched it right now. And the tribal art, traditional knowledge, system and culture will be the priority of the university. It will give the chance for the children to expose their potential, and vocational skill development also will be done. I once again welcome this bill, but I would like to say that I would like to emphasize on that, unless you have you remove the discrimination in the curriculum of the private school education, you will not get the children updated and to the mark for the universities to cope up with the studies in the university. Thank you so much. And once again, I support the bill, sir. Thank you. Thank you very much, Sri G.S. Pun. Sir, I raise to support and welcome the Central Universities Amendment Bill 2023. கல்வியும் மருத்துவமும் தன் இரண்டு கண்களாக பாவித்து திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற தளபதியின் சார்பாக இந்த பழங்குடியினர் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் உயர்கல்வி பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதாவை நான் மனதார வரவேற்கிறேன். என்றால் கல்வி ஒன்றுதான் நம்மிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத சொத்து. அனைவருக்கும் கல்வி, அதுவும் தரமான கல்வி கிடைத்திட வேண்டும் என்பதுதான் தந்தை பெரியாரில் ஆரம்பித்து பேரறிஞர் அண்ணாவில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வழியிலே திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கள் முதல்வர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் தொடக்க பள்ளியிலே மாணவர்கள் எல்லாம் தரமான அவர்களுக்கு கல்வி தர வேண்டும் என்பதற்காக காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ல, பெண்கள் உயர்கல்வி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாதம் 1000 ரூபாய் போன்ற திட்டங்களை அறிவித்து மிக சிறப்பாக கல்வியிலே முன்னேறிய ஒரு தமிழ்நாடை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள். இதுபோல பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவிலே தொடங்கப்படுவதை அவர் சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வெறும் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவது எண்ணிக்கையில் மட்டுமல்லாமல் தரத்திலும் சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக அது இருந்திட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட 1200க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், ஆனால் உலக தரத்திலே நாம் அந்த பல்கலைக்கழக எண்ணிக்கையிலே 300க்கு மேல்தான் நம்முடைய இந்திய பல்கலைக்கழகம் வருகிறது. என்றால் நம்முடைய தரத்தை நாம் ஆய்வு செய்திட இது ஒரு முக்கியமான தருணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
அதேபோல்தான் GER என்கிற கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, உயர்கல்வி படித்தோரின் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே வெறும் 27% தான் இருக்கிறது. ஆனால் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த உயர்கல்வியின் GER ரேஷியோ கிட்டத்தட்ட 47% மேல் என்றால் இதற்கெல்லாம் காரணம் தொடக்கப்பள்ளியிலிருந்து எங்களுடைய திராவிட மாடல் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருப்பதால் தான். எப்படி உண்ண உணவு, இருக்க இடம், உடுத்த உடை அவசியமோ அதேபோல் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கல்வி, அதுவும் தொடக்க கல்வி எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்ந்ததால் தான் இதுபோல இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவிலே கிட்டத்தட்ட தமிழகம் 47% எடுத்து இப்போது முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கிறது. இதை நான் பெருமையாக இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அரசாங்கம் மிக முக்கியமான கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக ஏறத்தாழ 5 ஆண்டுகளில் 19,000 SC, ST, OBC மாணவர்கள் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸிலிருந்து, அதாவது ஒன்றிய பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து தங்களுடைய படிப்பை தொடர முடியாமல் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, அதிலே 2622 மாணவர்கள் பழங்குடியின மாணவர்கள். கிட்டத்தட்ட 35க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்களுடைய உயிரை மாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கு தமிழகத்திலே சென்னையில் இருக்கிற IITயிலே அடிக்கடி இதுபோல பல நிகழ்வுகள், மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிற பல நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் அங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஜாதியை வைத்துக் கொண்டு அங்கே நடைபெற்றிருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளால், அங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்களால் அவர்கள் இதெல்லாம் நடைபெறுகிறது என்று பலமுறை எடுத்துச் சொல்லியும் இந்த அவையிலே பலமுறை இதற்கான முறையிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரை எந்த ஒரு பெரிய பலனும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. அதனால் அதையும் இந்த நேரத்தில் நான் இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தரமான கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான். அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். இந்த கல்வி மத்திய பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றினால்தான் அனைத்து பகுதி மக்களும், அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிலிருந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களிலிருந்து அனைவருக்கும் கல்வி போய் சேர வேண்டும் என்றால் இது கண்டிப்பாக மாநில பட்டியலுக்கு இந்த கல்வியை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை இந்த நேரத்தில் நான் இங்கே வைக்க இருக்கிறேன். அதேபோல் இந்த நீட் எக்ஸாம் என்றால் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீட் எக்ஸாமால் இதுவரை 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழகத்திலே இருந்திருக்கிறார்கள். இது ஏதோ தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமான பிரச்சனை அல்ல. கோட்டா, ராஜஸ்தானிலே கோட்டா என்கிற ஒரு மாவட்டத்திலே இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் இதுபோல தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் தான். அவர்களெல்லாம் உயர்கல்வி படிக்க வர வேண்டும் என்பபோது இதுபோல அவர்கள் தரத்தை சோதிப்பதற்காக இதுபோல எக்ஸாமினேஷன்லாம் வைத்து, தேர்வுகள்லாம் வைத்து அவர்களை அந்த உயர்கல்வி படிப்பதற்கு தடுப்பதனால் அவர்கள் மன உளைச்சலில் இதுபோல தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டும் என்றால் இதுபோல நுழைவுத் தேர்வுகள் எல்லாம் ரத்து செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் எல்லாம் உயர்கல்வி பெறுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு நான் இந்த மசோதாவை வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ சஞ்சீவ் குமார் ஜி. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to participate in discussion on Central Universities Amendment Bill 2023. Sir, on behalf of YSRCP, I support the bill. The bill proposes to establish Samakka Saraka Central Tribal University in Telangana by amending the Central Universities Act 2009. The crowds of people revere goddess Samakka Saraka, and this gesture will respect local sentiments. Samakka Saraka is goddess of courage and sacrifice, and this will hopefully expose, empower ST population. Their literacy rate as of now is 59%, whereas national average is 73%. Hope such bills will empower ST population. Sir, I take this opportunity to highlight certain issues plaguing Indian higher education system. As per All India Survey on Higher Education, gross enrollment ratio for education in India is 27%. This is very low when compared to global average of 40%. So at the same time, paradoxically, lakhs of our children are pursuing higher education in foreign universities. This may be called as brain drain and economic drain. So there are regional imbalances in location of premier institutions, like concentration of premier institutions in urban areas exacerbates this regional divide. So there is deficiency of experienced faculty in higher education institutions.
pupil-teacher ratio is nearly 30, whereas in USA it is 12.5% and it is 19.5% in China and Brazil. So there is a huge skill gap between teachers and students of rural background. A bridge course may be added in the curriculum to help the rural students. Insufficient research and development fund is taking us backwards. Our investment in R&D is a meager 0.6% of GDP, whereas it is 2.5% in USA and 2% in China. So the quality of Indian education also needs improvement. The rote learning phenomenon of India is worrisome. This impedes critical thinking and creativity. Question pattern and exam pattern should be revamped. Outdated curriculum creates substantial gap between industry needs and job seekers. This limits creativity and innovation. This decreases the employability of graduates. So curriculum should be updated as per needs of the industry. Sir, every year nearly 10 lakh youth are coming out of colleges, but industry is in search of good workers. This paradox is because of questionable quality of our education. Both teachers and students should be given industry exposure. Sir, less than 25% total institutions of India have AAC, NAAC accreditation, and that too only 30% of universities and 45% of colleges have reached A level. So we have few suggestions to the Honorable Minister of Education. So financial aid in the form of scholarship grants, low-rate interest loans to deprived students may be provided. And the support systems like mentorship programs, counseling services, and targeted assistance to downtrodden communities are needed. So budgetary allocation should be increased. India is allocating around 2.9%, whereas countries like USA and China have allocated 6%. The training of teachers is very crucial for quality outcomes. So incentives may be given to the teachers to boost their morale. So likewise, research and innovation is needed to be promoted. So collaboration between universities and private sector is the need of the hour. Sir, in conclusion, I would like to put a few facts in front of this House. India ranks 33 in the world with regards to quality of education. We know that education is the most powerful weapon to change the world, and that education is a fundamental catalyst for growth. 140 crore Indians are eagerly waiting to be called as Vishwaguru. The historical Nalanda University attracted thousands of students from all over the globe. Such days should come back to India because we are the most populous country in the world. India is blessed with a demographic dividend of having young population. This can become a demographic time bomb if we don't provide facilities for education institutions and increase the employability of the graduates. So today thousands of our children are migrating to foreign universities. This trend should be reversed. Hope under the able leadership of living legends like Honorable CM Sri Y. Jagannath Reddy and Honorable PM Sri Narendra Modi ji, India will achieve this in near future. Sir, it is sad to note that ours is a labor-driven economy, and let us make this as a knowledge-driven economy. We have very few world patents. This is the testimony to the fact. So government of AP under leadership of Sri Y. Jagannath Reddy sir has allocated 20,000 crores for setting up Ammavadi scheme and 4,000 crores for renovation of schools and colleges under the Nadu Nedu scheme. These schemes may be replicated at national level. Sir, establishing a tribal university in Telangana honors the 13th schedule of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Likewise, there are many unkept promises with regards to Andhra Pradesh. I request Government of India to honor the AP Reorganization Act 2014 once again and keep the promises made in favor of Andhra Pradesh. With this, YSRCP supports the bill, sir. Thank you. Thank you, Sajim Kaurji. Next is Sri Girish Chandra. माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आदरणीय बहन कुमारी माइत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, किसी की भी देश की तरक्की की नींव वो देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। हमें खुशी है ये सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह भी तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान को रख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना जा रही है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, हमारे देश में पिछले 68-70 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों
अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। वह मौजूदा सरकार से जो उम्मीद भी है वह भी पूरी नहीं हो पाई। पिछले 68-70 सालों को देखें तो जो भी सरकार सत्ता में रही वह हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात तो करती है, लेकिन आरक्षण को पूरा करने का काम प्रयास की सरकार ने नहीं किया है। महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में न मिल रहे संविधान समस्त आरक्षण के तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महोदय, देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं वहां आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से न लागू होने से के कारण उनके अलग अलग विभागों विषयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से आने वाले प्राचार्य, शिक्षक, प्रोफेसर आदि की भारी कमी है। और यदि किसी विशेष विषय पर प्रोफेसर, शिक्षक की नियुक्ति करनी हो तो बड़ी सातिरा अंदाज में मात्र एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराकर एक विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। और यह इसलिए किया जाता है कि यदि समग्र नियुक्तियां एक से साथ प्रकाशित की जाती है तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है, लेकिन एक पद के लिए आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार विगत सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के साथ केवल धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो देश भर में हो रहे इस गंभीर अनियमितताओं को मन से दूर करने का काम करे। महोदय, वर्तमान समय में छात्रों की फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखें। इसलिए इन वर्गों के छात्र छात्राओं अधिक से अधिक शिक्षित हों और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। महोदय, कुछ केंद्रीय विद्यालयों में लगभग 1 साल से अधिक समय से वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई, जिसमें वहां के छात्र छात्रों को पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार से मेरी ये मांग है कि जिन केंद्रीय विद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं या खाली पड़ी हैं वहां यथाशीघ्र वाइस चांसलर की नियुक्तियां की जाएं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से कि जिस तरीके से सन 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी के रहते हुए जीरो बैलेंस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को, चाहे वो M.Tech हो, चाहे B.Tech हो, चाहे MBBS हो, चाहे B फार्मा हो, चाहे D फार्मा हो, चाहे BTC हो, चाहे B.Ed हो, सभी तरीके को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस में उन गरीब छात्रों को एडमिशन कराकर उनको खड़ा कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देने का काम किया। तो मैं भी आपसे चाहता हूं कि अगर आप लोग देना चाहते हैं SC ST और पिछड़े वर्ग को, तो मैं चाहूंगा ये विश्वविद्यालय जो आप खोलने जा रहे हैं यहाँ पर पिछड़े, दलित, कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ाएं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री मोहम्मद जावेद जी। Thank you very much, sir. I support the Central Tribal University in Telangana. It's a very good step for our tribals in India. But at the same time, I'm concerned about what is happening to the education in India. Sir, कई सालों से खास करके यूपीए की जो सरकार थी तो 3% से जीडीपी का 6% बढ़ाने की बात थी, लेकिन देखा जा रहा है कि धीरे धीरे घटता ही जा रहा है। और यही नहीं, खास करके ऐसे यूनिवर्सिटीज जो खोले गए हैं, खास करके अगर हम किशनगंज की बात करें सर, पिछले 4.5 साल से माननीय मंत्री जी से और बाकी रिलेटेड फाइनेंस, माइनॉरिटी मिनिस्टर से लगातार मिल के भी, लिख के भी और इस पार्लियामेंट में भी कई बार हमने कहा कि वहां पे जो एलोकेट किया गया था भारत सरकार से 136 करोड़, उसमें से सिर्फ 10 करोड़ एलोकेट किया गया। आप नए नए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो खुला हुआ है उसमें आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और वही नहीं सर, एएमयू ने 352 करोड़ एडिशनल मांगा वहां पे क्लासेस के लिए और बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग, 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की जो जरूरत है, जो मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में दिया गया है, वो भी नहीं दिया गया है किशनगंज में।
तो एक तरफ तो आप नए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, लेकिन जो पुराने आपका चल रहा है उसको आप बंद करने की कोशिश में है। ऐसा क्यों है? और जैसा कि हमारे एक बिहार के साथी ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उनका समर्थन करते हैं और आग्रह करना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर कि उसको भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया जाए, और जो भेदभाव किया जा रहा है खास करके एएमयू से या जामिया से, उसके एलोकेशन को कम करके ये बंद होना चाहिए। और जिस तरह जेएनयू का एलोकेशन बढ़ाया गया है या बीएचयू का बढ़ाया गया है, उसी के आधार पे वहां पे भी बढ़ाना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे बच्चे जहां के भी हों उनको अच्छी सुविधा मिले, ताकि हिंदुस्तान के विश्व गुरु बनाने में उनका भी सहयोग रहे और हिंदुस्तान आगे बढ़े। दूसरा सर, मेरी गुजारिश ये भी होगी कि जैसे हमारे एक बीजेपी के साथी रूडी साहब ने कहा कि बिहार, वो बिहार है सर नालंदा, जहां पे दुनिया के स्टूडेंट्स आते थे और हम सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट्स को कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी की वजह से बिहार छोड़ के अलग अलग राज्यों में जाके तालीम हासिल करनी पड़ती है। तो मेरी आग्रह है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन थ्रू यू सर, दैट द एजुकेशन in Bihar should be taken very seriously, and there is a lack of medical colleges. यहाँ पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा IIT नहीं है, ITIs नहीं है। इस पे भी सरकार का ध्यान होना चाहिए, ताकि हमारे जो 14 करोड़ लोग, जो 1/10 पॉपुलेशन हिंदुस्तान का बिहार में है, और यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण लगभग 4 करोड़, हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि लगभग 4 करोड़ हमारे बिहार के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। और उन्होंने बहुत दर्दनाक एक हादसा भी बताया कि एक जगह बंगलोर में हमारे बिहार के 7 मजदूर मारे गए, और इसी तरह हर महीने कहीं ना कहीं हमारे मजदूर मारे जाते हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि किशनगंज एएमयू सेंटर, सर आपने भी मुझे देखा होगा बैनर लेके लगातार पिछले 4 साल से मैं गांधी जी के मूर्ति के सामने खड़ा हूं। लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करें, जो हमारा हक है वो मिले, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिले, और जो एलोकेटेड फंड है और जो डिमांड है वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मुझे तेलंगाना राज्य में जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना के इस अधिनियम संशोधन में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे एचआरडी मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं, और ये पूरा विधेयक जनजातीय समाज के, हमारे बालक बालिकाओं के शिक्षा के उत्थान के लिए है। और आज मैं देश के 11 करोड़ जनजातीय बंधुओं की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज का जो गौरव प्रदान किया है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषणा करने का काम भी देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस विश्वविद्यालय के पीछे का जो हेतु है उसमें सबसे पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस शब्द के साथ में जनजातीय समुदाय का जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, और इस समाज को जोड़ने का काम जो भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी को लेकर तेलंगाना में यह जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। मैं इस शब्द के साथ में हमारा जो आदिवासी समुदाय है
उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जंगल और पहाड़ों में रहने वाला समुदाय, जहां पर शिक्षा के नाम पर कोई भी चीज प्राप्त नहीं थी, ऐसे तमाम प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में 2014 से लेकर अभी तक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरक्की करी है और देश के अनेक प्रकार के हमारे जनजातीय क्षेत्र में इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का प्रयास किया है। मैं इस विधेयक के अंतर्गत हमारे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी हमारे आदिवासी भाइयों के इस विश्वविद्यालय के प्रति, जहां पर हमारे पहाड़ में रहने वाला जो समुदाय है, जो शिक्षा के लिए तरसता है, जो वहां पर मजदूरी करता है, परंतु तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहां पर हमारा आदिवासी समुदाय वहां निवासरत रहे, वो शिक्षा की उन्नति के प्रयास में आगे बढ़े। और इसलिए पूरे देश भर के हमारे जनजातीय समुदाय को अगर ध्यान में रखते हुए अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, जहां पर हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्य आदरणीय शिवराज जी है, वहां पर अमरकंटक एक स्थान है जहां पर मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। वहां पर अमरकंटक में भी जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जहां पर हमारे आदिवासी बच्चों की उन्नत शिक्षा की पहल की शुरुआत हुई है। और वहीं पर मध्य प्रदेश में ऐसे शोध केंद्र स्थापित मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय वर्गों के लिए स्थापित हुए हैं। और इसीलिए ये तेलंगाना की धरती पर जिस प्रकार से ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इसमें हमारे आदिवासी बच्चों को हमारे हायर एजुकेशन के माध्यम से, जहां पर शिक्षा को लेकर उनकी कला, जो चित्रकला भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, उनकी संस्कृति, पुरानी पद्धति हमारी बहुत सारी है, हमारी नृत्य कलाएं हैं, नृत्य कलाओं का भी वहां पर अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि आज भी पूरा समुदाय को अगर देश भर में देखा जाए तो सबसे अच्छी कला पूरे देश भर में आदिवासी समुदाय की रहती है। और इसलिए इस विश्वविद्यालय में कला संस्कृति के साथ में हमारे आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, जो रीति रिवाज है, जो अन्य समाज के वर्ग भी देखते हैं कि किस प्रकार की पूजा पद्धति ये समुदाय करता है, वहां पर इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार का अध्ययन कराया जाएगा। मुझे लगता है कि देश के जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात भी है कि हमारी संस्कृति, कला, हमारी पुरानी परंपराएं, हमारी पूजा पद्धति, इस पूरी प्रकृति की पूजा के अनुसार हम जिस प्रकार से पूजा पद्धति करते हैं उसका अध्ययन करने का भी ये शोध केंद्र कहलाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि हमारे जनजातीय समुदाय की पुरानी परंपराओं का भी अध्ययन कराया जाए। वहां पर हमारी पूजा पद्धति जिस प्रकार से हजारों साल की पुरानी पूजा पद्धति है, उसकी भी शोध कला यहाँ पर कराई जाए। हमारी नृत्य कलाएं, हमारी कला संस्कृति है, तमाम प्रकार का इस विश्वविद्यालय में अध्ययन होने वाला है। मैं पुनः इस विधेयक के तहत जो इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे जनजातीय माता के नाम से समक्का सारका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। यह विश्वविद्यालय में हमारे तेलंगाना के कई जनजातीय बंधुओं को शिक्षा में लाभ भी मिलेगा और इस बात का विश्वास भी व्यक्त करता हूं कि पूरे देश में पिछले 2014 से लेकर अभी तक जनजातीय समुदाय के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की करी है और इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय हमारे जनजातीय बंधुओं के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज इस सदन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी का, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। Thank you, Honourable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. 2 minutes. Please, very brief. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस बिल का जो मूल उद्देश्य तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है, हम अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करते हैं। सरकार का प्रयास आदिवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। महोदय, तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पर्याप्त बजट जारी करना चाहिए, जिससे इस विद्यालय का निर्माण
कार्य निश्चित रूप से समय से पूर्ण किया जा सके। यह विधेयक प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। महोदय, आदिवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करे, उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अनिवार्य है। साथ साथ सभापति महोदय, पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था भी लागू किया जाए, ये मेरी भारत सरकार और शिक्षा मंत्री से विशेष रूप से मांग है। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर श्री राजू बिस्ता जी। धन्यवाद सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का समय दिया। सर, ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये अपने आप में जनजाति समाज, हमारी आदिवासी समाज, हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है। और मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया है। और जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये सरकार जो है हमारे आदिवासी, हमारी जनजाति, महिलाएं, गरीब, हमारे युवा साथी को समर्पित है, वो उस भाव को एक बार फिर यहाँ पे जो है स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। और आंकड़े भी जो है ये इसी चीज की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वैसे तो कल से लेकर के हमारे बंगाल के बहुत सारे सांसद भी बोले, जोर जोर से बोल रहे थे। और लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा और आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि 9.5 साल से मोदी जी के नेतृत्व में कोशिश ये हुई है हर समय हर क्षण कि जो आजादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारें रही और प्रमुखता से कांग्रेस रही, लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो पिछड़ गए थे, उनको आगे बढ़ाना एकमात्र जो है उनका ध्येय था। इसलिए मैं पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं। सर, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के विषय के बारे में थोड़ा रखना चाहूंगा। पूरा नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स का इलाका है। बहुत सारे हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज का जो है घर है। और नॉर्थ बंगाल के अंदर में विशेष करके दार्जिलिंग, कालिंगपुंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुचबिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, ये सब इलाके आते हैं। और हमारी करीब जो है 3 करोड़ के आसपास की क्षेत्र की आबादी है। और यहाँ पे प्रमुखता से जो है चाय बागान और सिंकोना बागान में हमारे श्रमिक माताएं काम करती है और उसमें भी ज्यादातर महिलाएं रहती है। और करीब करीब 6,000 रुपया का ही आसपास उनका जो है महीने की जो है कमाई रहती है चाय बागान में काम करते हुए। सो बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए जो है दार्जिलिंग में एक हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ऐसा मैं मांग आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसका कारण भी है। देखिए, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है और कलकत्ता से नॉर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है। और बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, हमेशा उसने जो है नॉर्थ बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। और केंद्र सरकार में एक बार एम्स जो है अस्पताल बनने की मंजूरी अप्रूवल हो गई थी और नॉर्थ बंगाल में बनना था, लेकिन बाद में लास्ट में आकर के टीएमसी सरकार उसको भी जो है साउथ बंगाल ले गई। और नॉर्थ बंगाल इन कई सारे मायनों में जो है पिछड़ा है। हमारे पास क्षमताएं बहुत थी, क्षमताएं होने के बावजूद भी जो है हम लोग हमारे क्षेत्र में लोगों को जो है
बहुत अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। और दार्जिलिंग की सर एक विशेषता रही है, दार्जिलिंग में सिर्फ जो है बंगाल के या आसपास के नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के भी जो है बच्चे हमेशा से आकर के वहां शिक्षा लेते रहे हैं। हमारे पड़ोस के जो मुल्क है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान हो, जो राजशाही परिवार के लोग, बहुत सारे लोग दार्जिलिंग में आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो अगर हम दार्जिलिंग में केंद्रीय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। और हमारे पास जो है जमीन भी है और हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। और अभी बंगाल सरकार ने कोशिश किया था कि एक हिल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनाएंगे, लेकिन मुझे उसका भी दुख के साथ कहना पड़ता है वो सिर्फ कागजों में ही बना, लेकिन फिजिकली आज तक न कोई बिल्डिंग है, न वहां कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है। मंगपू में अभी देखिए हमारे टीएमसी के सांसद को पता भी नहीं है कि इन्होंने घोषणा किया है, इनकी घोषणा सिर्फ कागज में रह गए हैं। कुछ बच्चों ने वहां पे एडमिशन लिया था, आज तक जो है फिजिकल उनका क्लास नहीं हुआ और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है, हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जो है एजुकेशन हब दार्जिलिंग हमेशा था, अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी वहां बन जाता है तो उस क्षेत्र के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल देश के लिए जो है बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Shri N.K. Prime. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this chance to take part in the discussion on a very important bill, Central University Amendment Bill 2023. Sir, I rise to support fully the Central Universities Amendment Bill 2023, providing a Central University, Samaka Saraka Central Tribal University in the state of Telangana. In two ways, this is to be appreciated. Number one is it is honoring the commitment made by the Andhra Pradesh State Reorganization Act in the year 2014, for which series of agitations we have witnessed even in this house. One of the demands of that state is being fulfilled. In that way, it is to be appreciated. And another one is, according to me, this is a very good move to achieve the goal of social justice, that too among the tribal population in the country. So the tribal population is the marginalized section of the society and the suffering community. They are being deprived of the basic human rights since long. And after the constitution, after independence, we are trying our level best to put them in the mainstream of our main national stream. But even after 75 years of our independence, we are not able to bring them in the mainstream because of so many reasons. I am not going to all the reasons. So as for ages, the tribal population, the basic reason is that access to higher education or access to quality education is not there. We all know that the education is the strongest weapon in the world so as to transform a society. Here, as far as the tribal population is concerned, access to quality education is very, very remote. That is the basic reason by which they are not being able to uplift the communities or the tribal population of our country. So as far as this bill is concerned, definitely this will be providing an opportunity to have access to quality higher education in the Central University in the state of Telangana, and that too exclusively for the tribal population. Therefore, this has to be appreciated. And why it is in the state of Telangana also it is being justified. Why? Because, sir, see, the literacy rate in the tribal population is very, very lower than that of the national average. The national average of the literacy rate is 73%. But unfortunately, as far as the tribal population is concerned, this is only 59%. And if you see the gross enrollment rate in Telangana, the national average is 18.9%, but in Telangana it is only 7.8%. So a central tribal university in the state of Telangana is well justified.
It is not only providing an avenue for the educational opportunities, but also it is promoting and empowering in the societal and economic empowerment of the marginalized section of the society, that is the tribal population. Therefore, I fully agree, appreciate and support the Central University Amendment Bill providing a higher university, Central University, exclusively for the tribal population. Sir, I would like to seek certain clarifications from the Minister, from the government, regarding this is exclusively for the tribal population. So I would like to know that what would be the mode of admission for this university, and also regarding the curriculum also. The curriculum also, what are the courses to be offered, what is the curriculum of this university, for which a detailed explanation is required, and also the mode of admission also has to be explained. Sir, most of the members, honorable members in this house, during the interventions, all of them has expressed their concerns regarding the quality of our higher education. I would also like to stress, Saudharaj has also mentioned that point. Sir, even after 7.5 decades of independence, we are celebrating the Amritakal Mahotsav. Even at this time, we are having 56 central universities, more than 1,000 universities. But even after 75 years of our independence, we are not able to have a single university within the list of 200 universities having international or global standard. What is the reason why it is so? Because this has to be taken very care of. We are all demanding since long for having not less than 6% of the GDP has to be spent or allocated for the education purposes. But unfortunately, it is being just now stated that year after year, the allocation or the contribution for the education is being diminished in one way or another way. So that is not less than 6% of the GDP has to be spent for the education, that too in particular this higher education. Sir, since the quality of education is very less, what is a societal impact is there? There is a big impact is there in my state also. It is well known to me, after +2, almost all the students are going abroad for higher education, either Europe, Canada, UK, US and Ireland and so many other countries. Nowadays, the young and adolescent people is missing. A statistical report has come to, in Kerala, in the state of Kerala, it has come to prove that by 2030, the state of Kerala will be an old age home, because students will not be there, young and adolescent population will be missing, because we are not able to provide quality education in our country. And also some of the state governments are taking it as an achievement that we are able to provide foreign education for this much number of students. Sir, one thing you have to keep it in mind, those students who are migrating from India to Canada, Europe, UK, US and all these countries, they are not coming back. They are staying back there. They will get the citizenship and they will stay back there. That means the brain drain is in a much way, so that issue has to be addressed. How to address, improve the quality of higher education in our state. That is the way by which we can address the issue of this migration. And also, even at the time when this government has come to power in the year 2014, so many announcements, so many programs, so many projects were announced that the government is going to have tie-up with foreign universities and having better, higher quality education in our country, so that our students community will be getting better education of international standard. But unfortunately, even after 9.5 years, or even after including the 10th year of this government, whether we are able to achieve any best standard of education, higher education in our country? No, sir. And also there was another argument that since it is public institutions, it is under the government, we are not able to have good standard of education. We have privatized the higher education, not only higher education, the entire education system is privatized. Even the commercialization of education is going on. Even after rampant privatization, indiscriminate and rampant privatization of the education, even after that, we are not able to have the international standard of education in our educational institutions. Means we have to think of it. We have to think of it in a very better, threadbare manner, so as to build up or so as to improve the quality of education in our country. Sir, what is one of the main reasons? With that reason, I will conclude. One of the main speak on this good bill,
Central University's Amendment Bill, wherein the Honorable Prime Minister last month, he had announced in Telangana that a university by name, the most famous tribal goddesses Samakka, Sarakka, would be set up in the heartland of Telangana, where larger population of tribals are living. And it would not only cater to the people of, the tribal people of Telangana, and it is a big boon for the entire, the tribals in the country, and I believe the utmost priority will be given to only the tribals, unlike small percentage of reservation like how they get in the other institutes. They will get the top priority for tribals alone, and I wish many more 100% literacy. This would pave the way for 100% literacy for tribals in the country, and very soon the country would see, we have seen first time our Honorable President of India from tribal community, and we would see many more educated scientists and political leaders with this great initiative of Honorable Modi ji by setting up this Samakka Sarakka University. And I wholeheartedly support this bill. It's a wonderful bill, and as it is a part of the AP State Reorganization Act, there are some other issues which have to be settled as per the Reorganization Act. And though it is out of the place to mention this, I would request the Honorable Government of India to look into the issues as far as the AP State Reorganization is concerned. And I once again welcome this bill. Thank you, Modi sir, for giving this wonderful university to our Telangana. Thank you. Thank you. Honorable Member Shri Nishikant Dubey ji. सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन कल से जो इस सदन में डिस्कशन चल रहा है सेल्फी पॉइंट का, प्रधानमंत्री जी का, मुझे निराशा होती है सभापति महोदय। ये देश कैसा हो गया? हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पहली बार सुनने को मिल रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, और यदि उनके साथ कोई सेल्फी ले लेगा, उनके फोटो के साथ सेल्फी ले लेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। इस देश की इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा सर। हम सब जब बचपन में पढ़े तो हमने बाबर को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, सिकंदर लोधी को पढ़ा, गजनी को पढ़ा, गोरी को पढ़ा, जिसने कि हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसने कि हमारे बहु बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने में, बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता है। लेकिन यदि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या इसी मानसिकता के साथ हम पार्लियामेंट में आए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल के भगवान हैं, पहले से है ना, आजादी